Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is Important History Question Part 13 and these questions are based on Old NCERT Class 7 Chapter 9 that is the Fall of the Mughal Empire. Start करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. Consider the following statement. A statement carry the death of the Aurangzeb in 1707 lead to the usual event war of secession. यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, सॉरी, secession among his son कि उनके डेथ के बाद वॉर ऑफ स्ट्रगल स्टार्ट हो गई थी कि कौन पावर में आएगा. नाउ बहादुर शाह एमर्ज विक्टोरियस एंड बिगिन टू रूल इन 1707. ओके, तो यहाँ पे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, साथ ही साथ जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स है हिस्ट्री में, यानी सिंपली अगर हम कहें कि एक के पावर पे जाने के बाद कौन सा पावर में आएगा, क्रोनोलॉजी. ओके, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द 3. अब अगर मैं मुगल एम्पायर में देखूं, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनके डिक्लाइन में, दैट इज द नो फिक्स लॉ ऑफ प्राइमोजेनेचर. अब है क्या कि यूजली क्या होता है कि जब कोई एल्डर सन होता है और जो पावर में थ्रोन अगर फादर हैं तो उनके डेथ के बाद लॉ ऑफ प्राइमोजेनेचर अगर होता है तो वहां पे जो एल्डेस्ट सन होता है वो ऑटोमेटिकली पावर में आ जाता है. बट मुगल एम्पायर में हमने इस तरीके का कोई भी रूल नहीं देखा, तो इट्स लीड्स टू दी वॉर ऑफ सेसेशन. और वॉर ऑफ सेसेशन में जितने भी उनके सन होते थे वो आपस में ही लड़ते थे पावर में आने के लिए. ओके, और ये एक काफी इंपॉर्टेंट रोल जिसने प्ले किया था लेटर मुगल्स के टाइम में कि डिक्लाइन और फैस्टन हो गया था इसके थ्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बहादुर शाह. तो आपको स्टेटमेंट कंसीडर करनी है बहादुर शाह के अगेंस्ट. Although he ruled for a short reign of 4 years, but his rule was completely peaceful. कि 4 years ही उन्होंने रूल किया था और इनका जो रूल था काफी ज्यादा पीसफुल था, मीन्स कोई भी ज्यादा ट्रबल्स नहीं थी, किसी के साथ भी प्रॉब्लम नहीं था. बहादुर शाह सक्सेसफुली एक्सटेंड हिज कंट्रोल ओवर दी राजपूत. और जो बहादुर शाह थे वो सक्सेसफुल हो गए थे अपना कंट्रोल को राजपूत करने में. आप करेक्ट आंसर करना है आपको, तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत उसके बेसिस पे. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द 4. None of the given statement are correct. Now इनका जो शॉर्ट रूल था 4 years का, इसमें फुल ऑफ ट्रबल्स थी, बहुत ज्यादा ट्रबल्स फेस करनी पड़ गई थी, बिकॉज उस टाइम पे जो मुगल का एम्पायर था काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था. और बहादुर शाह की अगर हम देखें तो जो इन्होंने सक्सेसफुली एक्सटेंड नहीं कर पाए थे, इट इज बिकॉज जो राजपूत थे उन्होंने रेबल कर दिया था. सो अगेन बोथ द स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन Marathas during Bahadur Shah time were not in a position to create a serious problem for the Mughals. तो कहाँ पे बहादुर शाह के टाइम पे, ठीक है. अब इसका रीजन क्या है, बिकॉज उनका इंटरनली प्रॉब्लम काफी चल रही थी कि कौन आएगा प्रॉब्लम में या कौन नहीं आएगा. तो इंटरनल चैलेंजेस काफी ज्यादा थे मराठास में, इसीलिए वो उस टाइम पे बहादुर शाह के टाइम पे अटैक नहीं कर पा रहे थे. मोर और लेस अगर हम देखें तो कुछ रेट्स हमको देखने को मिलती है एज एंड वेल, लेकिन एज सच वो चैलेंज नहीं थे. तो यस, both the given statement are correct and reason is the correct explanation of A. Okay, next consider the following statement. Marathas during Bahadur Shah continued to raid Mughal territory. तो मराठा during Bahadur Shah continued to raid Mughal territory and Maratha Raja Shahu has accepted a mansab rank in the Mughal administration. तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सी गिवन स्टेटमेंट करेक्ट है. तो अभी हमने देखा था कि इफ एंड व्हेन कि जब एज सच नहीं था, मीन्स अगर मैं कहूं कि एज अ कॉन्टिन्यूटी में वो डेट करते थे, लेकिन हाँ एक्सेप्शन देखने को मिल जाता है हमें. तो यहाँ पे भी फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट. ओके, फिफ्थ क्वेश्चन, असर्शन ड्यूरिंग लेटर मुगल्स apart from revolt more disturbing for the Mughal government was the fact that assertion of independence. कहने लेटर मुगल्स के टाइम पे रिवॉल्ट तो थे ही, रेबेलियन तो हो ही रहे थे, लेकिन एक और एलिमेंट आ गया था दैट इज द इंडिपेंडेंस का, जो उनके गवर्नर्स उन्होंने अपॉइंट किए थे डिफरेंट रीजन्स में. अब ये क्या था, जैसे ही सेंट्रल अथॉरिटी वीक हो रही थी, एज एन सेंट्रल अथॉरिटी वीक, तो ये अपने आप को क्या कर दे रहे थे, इंडिपेंडेंस असर्ट कर दे रहे थे. तो ये इसके बारे में बोल रहे हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या गलत. असर्शन, रीजन क्या है इसका, 3 important provincial governors established 3 kingdoms of हैदराबाद, बंगाल एंड अवध. ओके, अब यहाँ पे हमको ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे हैदराबाद, बंगाल, अवध में 3 किंगडम्स भी इसी के थ्रू आए थे. ना अब आपको दोनों चीजें ठीक लग रही होंगी, ठीक है. अब यहाँ पे इसका ये रीजन नहीं है, इसका ये कॉन्सिक्वेंसेस, जब उन्होंने इंडिपेंडेंस कर दिया तो 3 इंडिविजुअल किंगडम्स
पावर में आ गए थे। लेकिन इसका रियल रीजन क्या था, एज एंड व्हेन, जैसे ही अगर हम देखें कि यहाँ पे जो सेंट्रल अथॉरिटी वीक हो रही थी वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, वेरियस अदर प्रॉब्लम्स थी, ड्यू टू विच इस तरीके के जो किंगडम्स थे वो एमर्ज हो रहे थे। तो बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट दी और सिंपली नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन, द मराठास डिड नॉट डायरेक्टली अटैक द मुगल एम्परर। जो मराठास थे उन्होंने डायरेक्टली अटैक नहीं किया था मुगल एम्परर। क्या रीजन था इसका? दे वांटेड टू एस्टैब्लिश देयर कंट्रोल बाय यूजिंग रेदर वीक एम्परर फॉर देयर ओन पर्पस। तो उनका ये था कि अगर हम डायरेक्टली अटैक कर देंगे तो हो सकता है कि हम उसको कंट्रोल कर ले, लेकिन वो हमारे लिए ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। इसीलिए वो इवन जो वीक एम्परर थे, यानी अगर मैं बात करूं लेटर मुगल्स, तो उनसे वो कंसेशंस लेना चाह रहे थे कि सरदेश मुखी और चाहे ज्यादा से ज्यादा एरियाज में वो कलेक्ट कर पाए सरदेश मुखी एंड चौथ। तो इसलिए वो कंसेशन लेने के लिए उनको डायरेक्टली अटैक नहीं कर रहे थे। अब यहाँ पे ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो रहा है इसका, ओके, कि मराठा डायरेक्टली अटैक क्यों नहीं कर रहे थे मुगल एम्परर पे। इट इज बिकॉज वो चाहते थे कि वीक एम्परर को अपने लिए यूज करना है। यहाँ पे आ जाएगा बोथ एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, नेक्स्ट, what are the advantageous situations European faced when they tried to establish their hold on India? अब यूरोपियंस जब इंडिया में आए थे तो उन्होंने ऐसी कौन सी उनको एडवांटेजियस सिचुएशन लगी जिसके थ्रू उनको लगा था कि इंडिया को कंट्रोल करना काफी इजी होगा। फर्स्ट कह रहे हैं मुगल एम्पायर बाइफरकेटेड इनटू अ नंबर ऑफ स्टेट्स सच एज मराठा, हैदराबाद, अवध एंड बंगाल। अब ये काफी सिंपल हो गया, अगर मैं यहीं तक छोड़ देता तो आपके लिए एक हो सकता था कुछ टफ स्टेटमेंट बन जाता। यूरोपियंस एट वॉज दे केम बाई सी एंड दे वर ऑल गुड सी फाइटर्स, और जो उनकी नेवी स्ट्रेंथ थी वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। इन कंट्रास्ट जो इंडियन एम्पायर थे उन्होंने, और स्पेशली अगर मैं मुगल की बात करूं तो कभी भी एम्फसाइज नहीं किया एक स्ट्रॉन्ग नेवी को। इवन जो बड़े बड़े शिप्स आ रहे थे, जो टेक्नोलॉजिकली और अपग्रेडेड शिप्स आ रहे थे, उनको देख के भी जो मुगल्स की क्यूरियोसिटी नहीं हुई कि ये जो न्यू डेवलपमेंट हो रहे हैं इसको हमको भी अपने आप को अपडेट करना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों की दोनों स्टेटमेंट आर करेक्ट। इट इज बिकॉज देखिए उस टाइम पे जो मुगल एम्पायर था वो स्मॉल स्मॉल स्टेट्स में बाइफरगेट हो गया था। रीजन क्या, असर्शन ऑफ इंडिपेंडेंस का जो एलिमेंट था वो आ चुका था और यही रीजन था। अब क्या हुआ था कि जो यूरोपियंस थे, अदरवाइज अगर अकबर के टाइम पे होता तो अकबर के टाइम पे क्या फेस करना पड़ता, उनको एक माइटी मुगल एम्पायर था, माइटी मुगल एम्पायर, ठीक है, कंसोलिडेटेड। तो ये यूरोपियंस के लिए एक काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है कि उसको टैकल करना। लेकिन अब क्या था, अलग अलग रीजन थी, प्रिंसिपैलिटीज थी, उनसे अलग अलग तरीके से वो डील कर रहे थे, किसी से पीसफुली और सिंपली किसी से कंसेशन के थ्रू, और नहीं किसी से डेटरेंस के थ्रू, या फिर अलग अलग तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द कमिंग ऑफ यूरोपियंस। तो कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है, अगर मैं कहूं कि यूरोपियंस के आने के लिए, तो सिंपली डिमांड फॉर द इंडियन गुड्स पर्टिकुलरली स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल। तो सिंपली कह रहे हैं कि डिमांड फॉर द पर्टिकुलर गुड्स। अरब्स हैड कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सच गुड्स, ठीक है। सी स्टेटमेंट, यूरोपियन मर्चेंट्स कम्युनिटी सीक्स रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मर्केंडाइज। तो अगर मैं देखें तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो 4 इज ऑल ऑफ द अब आर द करेक्ट आंसर। सारे के सारे जो इंडियन गुड्स का जो पर्टिकुलरली स्पाइसेस और टेक्सटाइल था वो ग्रेट डिमांड में था इस टाइम पे ऑल ओवर वर्ल्ड में। दूसरा, अरब जो कंट्रोल कर लिया था बेसिकली, जहां से एक तरीके का ये जो अरब है यूरोप लैंड रूट से आते थे और अरब ने इस लैंड रूट को कंट्रोल कर रखा था। अब यहां से वो इंडिया से गुड्स लेके जाते थे और अरब यूरोपियन को बेचते थे, तो काफी ज्यादा कॉस्टली पड़ता था। तो ये भी एक रीजन था। यूरोपियन मर्चेंट जो कम्युनिटी थी वो काफी ज्यादा प्रॉस्परस हो रही थी और जो मर्केंडाइज था वो बढ़ता जा रहा था, इसके लिए उनको रॉ मटेरियल चाहिए था, तो इसलिए भी। और रेनेसा की जो स्पिरिट थी वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। रेनेसा, दैट इज द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। नाउ 9th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। डैनिश ईस्ट इंडियन कंपनी बिल्ट अ फैक्ट्री एट टैंक्विबार ऑन द वेस्ट कोस्ट। अब यहाँ पे सिंपली अगर मैं कहूँ तो टैंक्विबार के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये जो छोटी छोटी चीजें हैं कि कौन सी कंपनी आई और इसने सबसे पहले अपने सेटलमेंट्स कहाँ पे इसने होल्ड बनाया। डैनिश कंपनी फेल्ड इन इंडिया ड्यू टू स्टिफ कंपटीशन फेस्ड फ्रॉम द इंग्लिश कंपनी। अब यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। सो आई विल टेल यू द करेक्ट आंसर इज 4, ठीक है। रीजन क्या है इसका 4 आंसर का, अगर हम देखें, अगर मैप में मैं बनाऊं
तो यहाँ पे ये जो ट्रैंक्विबार है ये वेस्ट कोस्ट में नहीं है, ये ईस्ट कोस्ट में है, और यहाँ पे जो ईस्ट कोस्ट है वहां पे ट्रैंक्विबार है। और ये जो कंपटीशन आ रहा था इंग्लिश कंपनी से नहीं बल्कि डच कंपनी जो कि हॉलैंड से थी उससे आ रहा था। और लास्ट क्वेश्चन, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डच कंपनी के बारे में आपको बताना है स्टेटमेंट। सो दे केम टू एशिया लुकिंग फॉर एरियाज जो कि स्पाइसेस में रिच हैं, एंड उनको ये इंडिया में मिल गए थे ये एरियाज, ठीक है, साउथ में। इनका जो इंटरेस्ट था इंडिया में वॉज ओनली टू ऑब्टेन सम हॉल्टिंग प्लेसेस फॉर देयर शिप्स गोइंग फ्रॉम यूरोप टू साउथ ईस्ट एशिया। इनका जो सिर्फ इंटरेस्ट था इंडिया में स्पाइसेस का नहीं था, सिर्फ ये क्या चाहते थे, एक हॉल्टिंग प्लेसेस इनको मिल जाए जहां पे ये अपने शिप रोक पाए जो कि आते हैं यूरोप टू साउथ एशिया। तो इनको इतना था। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है बी, मेजॉरिटी आपका गलत होगा। रीजन क्या था, ये जो एशिया से आ रहे थे इनको ये जो स्पाइसेस का जो रीजन था ये इन्होंने मिला था इनको जावा एंड सुमात्रा, ओके। एंड यही रीजन था जब इंग्लिश कंपनी आई ट्रेड करने स्पाइसेस में, तो उनको लगा था कि साउथ ईस्ट एशिया में जावा एंड सुमात्रा में जो है इन्होंने ऑलरेडी कंट्रोल कर लिया है। तो इसका एज अ कॉन्सिक्वेंसेस हुए कि इन्होंने अपना अटेंशन इंडिया की तरफ टर्न कर लिया और फिर वो टेक्सटाइल में उन्होंने अपना काफी ज्यादा इंटरेस्ट शो किया। ओके, सो विद दिस वी कंप्लीटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सेकंड पार्ट भी आएगा कल। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड वन मोर थिंग, ये लेक्चर ये जो क्वेश्चन है ये तभी अटेम्प्ट करिएगा जब आपने ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 9 जो है उसको किया हो। सो इट वॉज क्वाइट इजियर फॉर यू टू आंसर दिस क्वेश्चन।